नमस्कार मित्रों, सागर की कहानी का छठा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेरणा देते रहें। सागर की कहानी भाग 6। सफ़रनामा के द्वारा सारथी जी की जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। वे लिखते हैं, संगीत और रंगों में अधिक रुचि के कारण स्कूली पढ़ाई में मैं कमज़ोर हो गया। 10वीं में असफल रहा। मेरे वारंट निकाले गए। मुझे निकम्मा जानकर घर से निकालने की योजना बनने लगी। भय के कारण मैं और वेदपाल दीप घर से भाग गए, पर झटी पकड़े भी गए। 2-3 वर्ष ऐसे अंधेरे में व्यतीत हुए कि मैं अंधा सा हो गया। कभी कभार ड्राइंग या स्केचिंग कर लेता। घर के कीर्तन समाप्त होने लगे। गाने के लिए केवल दुर्गा संगीत अकादमी के हफ्ताभर कार्यक्रम ही रह गए। घर में ताई को माता तथा माता को चाची कहते थे। चाची दुखी थी, पर जेब खर्च के लिए मुझे कुछ ना कुछ निकाल कर दे देती। मुझसे अपना दुखड़ा भी बांट लिया करती। महाराजगंज में 4 दुकानें थी। कोलू था। 1939 में जुलूस निकला। कश्मीर छोड़ो के नारे लगाए जा रहे थे। जानी नुकसान तो ना हुआ, परंतु घर, कोलू, दुकानें सब भस्म हो गई। सतपाल बोहरा के घर रहते थे। पिताजी कर्ज के बोझ तले दब गए। जम्मू का घर कोठू बेचकर ऋण मुक्त हुए। वे स्वयं लंडे भाषा जानते थे। सरकार को लंडे का जानकार चाहिए था। नौकरी मिल गई। चूल्हा जलने लगा। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, परंतु स्वतंत्रता का हर्ष देश विभाजन की त्रासदी के नीचे दब गया। हिंदू मुस्लिम दंगों से धरती लाल हो गई। इतिहास का सबसे विभत्स नरसंहार हुआ। जम्मू कश्मीर ने विभाजन की त्रासदी को सबसे अधिक झेला। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को स्कूलों, कॉलेजों एवं धर्मशालाओं में ठहराया गया। सारथी जी उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उनकी पढ़ाई इस खून खराबे की भेंट चढ़ गई। अतीत के संस्मरणों को याद करते हुए तथा बीते कल की सादगी, सरलता एवं मानवीय मूल्यों को अपनी लेखनी द्वारा सजीवता प्रदान करते हुए ललित निबंध समय चक्र में वे लिखते हैं। प्रातः 3 बजे माताश्री उठती थी। लालटेन का शीशा साफ कर जलाकर तभी नदी की ओर निकल जाती। साथ में बहुत सारी प्रौढ़ और वृद्धाएं, सभी की सभी सफ़ेद मलमल की धोतियों में लिपटी। बीच में शायद कोई बाल विधवा भी होती थी। जाते जाते एक छोटी सी तांबे की लुटिया और रास्ते में बैठे हनुमान जी के लिए 2 रोटियां भी ले जाती। पो फटने से पहले घर आती थी। और फिर हाँ, याद आया, जहाँ कैक्टस लगी है वहाँ तुलसी हुआ करती थी। तुलसी को धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर परिक्रमा ले हमें सोते को उठाती थी। उठते ही दूध लाना पड़ता था। दूध 4 आने से, दही 5 आने से। विशेष माँ पुत्र से घूंघट करती थी, यह भी था। मुबारक मंडी में ड्योढ़ी पर खड़े सिपाही नंगे सिर गुजरने नहीं देते थे, तो हम गरेबान खोलकर कॉलर से पकड़कर कमीज ही सिर पर चढ़ा लेते थे। मुबारक मंडी के ठीक बाहर तालाब था, जिसकी सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी थीं। लगभग 2-2.5 फुट ऊंची। बड़े बड़े पत्थर काट कर लगाए गए थे सीढ़ियों में। उन पर बैठकर 2-4 मित्र गप करते और सहगल, पंकज मलिक, जगमोहन और केसी डे के गाने गाते थे। तालाब और भी थे, सभी हमारे जाने पहचाने। यहाँ बरानी पार्क है, वहाँ तालाब था। पानी काफ़ी था, परंतु याद आता है गंध और कूड़े करकट के कारण बदबूदार होता जाता है। एक तालाब गांधी भवन के पश्चिम में ने सचिवालय के प्रांगण में था, जहाँ पर 8वीं 9वीं पढ़ते हमने दारा सिंह, किंग कांग, रंधावा, टाइगर, जोगिंदर सिंह और नकाबपोश की कुश्तियाँ देखी थी। बहुत बड़े तालाब की बहुत बड़ी सीढ़ियाँ थी। हज़ारों लोग बैठ सकते थे और बैठे भी थे। तालाब सूखा हुआ था, भर दिया गया। शायद यह नियति है कि तालाब में पानी ना हो तो आदमी मलबा कूड़ा भरने लगता है। स्कूल से छुट्टी कर परेड में चक्कर चलाने जाते थे। अब किसी बालक को चक्कर चलाते नहीं देखा। वो चक्कर लारी या बस के टायर में से निकालते थे। परेड के चारों ओर ब्रैंकड़ के पौधे लगे थे, और कभी कभी जी में आता तो चक्कर लगाने के लिए रघुनाथ मंदिर के दक्षिण में स्थित तालाब के किनारे चले जाया करते थे, और तालाब के किनारे खड़े होकर साथ में बहती गुम्मट चौराहे की ओर जाती वीरान सड़क के नीचे गोभी के फूलों की क्यारियों को निहारते थे, और अपने मित्रों से उन्हीं खेतों में लगी
गाजरों और मूलियों को उखाड़कर खाने के मंसूबे बनाते थे। इसी संदर्भ में याद आया, स्कूल से चोरी निकलकर नंगे पांव हेड पर अर्थात रणवीर नहर के पुल पर चले जाते थे। टांगा रघुनाथ मंदिर के आगे से निकलकर नहर पे पहुंचने के 4 आने लिया करता था, और जो लड़का टांगे पर जाता था वह वकील का, जज का या फिर अंदर ड्योढ़ी में मंडी के भीतर काम करने वाले का पुत्र होता था। मुबारक मंडी की घड़ी ही सबको बांधे हुए थी। अब उस घड़ी को तबाह करके उसे पुराने फर्नीचर का स्टोर रूम बना दिया गया है। हालांकि ऐसे बैलेंस की घड़ी को अजूबे के तौर पर सुरक्षित रखना चाहिए था। पुनः अपने बचपन को याद करते हुए वे लिखते हैं, छुट्टी के दिन घर से निक्कर पहनकर चलते थे जिसकी जेबें फटी हुई ना हो। तभी रख में जाकर बेर, गरने, फालसे, अंजील और ककबोर्ड चक चक कर खाते और जेबें भरते जाते, और कभी कभी किताबों वाला बस्ता साथ हो तो भर कर ले आते और घर भर को बेर बांटते। बेर क्या थे, चाहे गला गुट्टू थे, परंतु होते थे मिश्री से मीठे और नींबू से बड़े बड़े। अंजील को खोलते थे, बीच में से कुछ उड़ जाता था, शायद बुड्ढी माई या पुमनू, और बाकी खा लेते थे। गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर को किसी सिर पर टोकरी उठाई बुढ़िया की आवाज़ सलाखों के अंदर आ घुसती थी, गरने ले लो गरने, मिठे फालसे। गरनों और फालसों का तो वंश ही नाश हो गया, शायद उनके झाड़ ही काट सुखाकर फूंक दिए गए। अब उनकी जगह स्थान स्थान पर पार्थेनियम, दतूरा, जड़ी आदि झाड़ियों के नुकीले पत्ते और खड़े कांटे हर तवी जाने वाले को चेतावनी देते हैं। यदि कुछ वर्ष पहले सरकार और वन विभाग प्रतिबंध न लगाते तो पहाड़ियां नग्न होकर रो रही होती और भूस्खलन के कारण भुतहा दृश्य हो गए होते। धन्यवाद।